वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम पेपर 2 के लिए CTP कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट विच स्टेज। तो देखिए नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और वह यह कहते हुए तान्या से उसका लंच शेयर साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप को और किस अवस्था पर दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर जो नूर है वो किस चीज़ की, तो वो है आपका टिट फॉर टैट की कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है आपकी? टिट फॉर टैट की। अगर मैंने आज आपके लिए कुछ किया है तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो आती है आपकी स्टेज, ये आती है आपकी आदान प्रदान और परंपरागत अवस्था। देखिए एक्सचेंज कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। कौन सा लेवल होता है आपका? कन्वेंशनल लेवल। और स्टेज कौन सी है आपकी? एक्सचेंज ओरिएंटेशन स्टेज जो आपकी होती है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। देखिए समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए जो जन सामान्य की अवधारणाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वो होती हैं आपकी जेंडर स्टीरियो टाइप। क्या होती हैं आपकी? जेंडर स्टीरियो टाइप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होती हैं वो? जेंडर स्टीरियो टाइप, जिसको हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventurous activities. This move is important because देखिए ये मूव जो है वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये है आपका जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्या करता है ये? जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियो टाइप। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। देखिए वाइगॉट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की उसको क्या बोला जाता है? तो वो होता है आपका पाण या फिर ढांचा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग। देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या होती है आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। किस में होता है आपका निगमनात्मक तर्क? तो वो होता है आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ important to understand the social process and influence of the cultural context of children's thinking। देखिए किस चीज़ के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो देखिए कौन जो है सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं आपकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे? तो वो हैं आपके लेव वाइगॉट्स्की। कौन है आपके? लेव वाइगॉट्स्की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखिए ड्राइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। तो देखिए क्या करना चाहिए? डिस्करेज करेंगे। देखिए डिस्करेज यहाँ पर हम नहीं करते हैं। समस्याएं प्रस्तुत करते हैं जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है।
वह एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल, देखिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। देखिए एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो देखिए कौन सी जो है वो बच्चे एक व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती हैं, तो वो कौन सी विशेषता, देखिए ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, ये आपका गणितीय बुद्धि में नहीं आता है। दृश्य स्थानिक परिवेश, ये भी आपका गणितीय बुद्धि में नहीं आता। संगीत में अभिव्यक्ति, ये भी आपका तार्किक गणितीय बुद्धि में नहीं आता। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही है। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, देखिए पैटर्न्स को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार व क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक दैम रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज कॉल्ड, तो वो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका समाजीकरण। ठीक है, क्या हो जाता है आपका सोशलाइजेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से किन कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए जो आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंतः क्रिया द्वारा क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया द्वारा क्या करते हैं, मानव के विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में, देखिए जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है आपका, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर्स, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। निष्क्रिय, देखिए पैसिवली आप नहीं करते हैं। नॉलेज को रिप्रोड्यूस करना, पुनरुत्थान करना, ये भी आपका गलत है। नॉलेज इज रिकॉल्ड, देखिए शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय दी लर्नर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, देखिए जो सतत और समग्र मूल्यांकन होता है उसमें क्या शामिल है। तो देखिए जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है उसमें ना तो केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ना ही केवल असेसमेंट ओनली समेटिव असेसमेंट होता है, ना ही संरचनात्मक, नाइदर फॉर्मेटिव और नॉर समेटिव असेसमेंट, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट pupil फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher is initial step can be, देखिए आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, अनदेखा करेंगे। देखिए अनदेखा करना तो आपका गलत है, इग्नोर आप नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। बच्चे के विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करके देखिए कंपटीशन को बढ़ावा आपको नहीं देना है, ठीक है। विद्यार्थियों में पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल करने की सलाह देकर ये भी आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, देखिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए जो समावेशी, जो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है,
इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड। तो देखिए टीचर को क्या करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं व शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। देखिए बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा है वो किस चीज़ पर ट्रस्ट करती है कि हर बच्चा जो है अपना पोटेंशियल और अपनी एबिलिटीज़ लेकर आता है, ठीक है, क्लास में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और सारे जो आपके ऑप्शन हैं वो बिल्कुल गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़ते हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो देखिए ये किस चीज़ के सूचक हैं। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम: एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी इन रिकॉग्निशन वर्ड और लेटर्स, पुअर वोकेबलरी स्किल्स, डिफिकल्टीज विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड। तो देखिए ये किस चीज़ के इंडिकेशंस होते हैं। और देखिए ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स के, क्रिएटिव स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या फिर स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो ये किस चीज़ के होते हैं, ये होते हैं आपके अधिगम अशक्ता वाले विद्यार्थी के, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो देखिए अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। तो देखिए किस चीज़ पर, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करके रटने पर बल देना आपका गलत है। ठीक है, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल, देखिए प्रैक्टिस एंड ड्रिल आपको बच्चे को नहीं करानी है। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, ये भी आपका गलत है। देखिए लिखित कार्य, रिटन होमवर्क देना, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ और वीकनेस, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग को एफिशिएंस करके, बिल्कुल गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज करके, ये आपका बिल्कुल गलत है। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट ओरिजिनल आइडियाज़, या फिर डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडर टेकिंग चैलेंजेस। तो देखिए आपको डिस्करेज बच्चे को नहीं करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनेक परिपक्षियों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। तो देखिए कौन सा जो फैक्टर है आपका वो मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, देखिए टेस्ट को बढ़ा देंगे आप, परीक्षणों को बढ़ा देंगे, तो क्या वो आपका सार्थक अधिगम होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, देखिए रिवॉर्ड्स को बढ़ावा आपको नहीं देना है। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर्स मोड, ओनली केवल, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग्स, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इज, तो देखिए नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, फंक्शनल फिक्सनेस, या फिर रेस्पॉन्स सेट, या फिर मीन्स एंड एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं आपकी, तो वो होती हैं आपकी, तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका साधन साध्य विश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं मीन्स एंड एनालिसिस। क्या होता है मीन्स एंड एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, क्या करते हैं बच्चे को उस प्रॉब्लम्स को मल्टीपल सब गोल्स में डिवाइड करके हम दे देते हैं। तो डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो देखिए कौन सी जो है शिक्षक प्रणाली आपकी नहीं है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। प्रयोग और पर्यवेक्षण मतलब एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी आपका सही है। डायलॉग्स एंड डिस्कशन, ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव ही आपसे ये पूछ रहे थे कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, देखिए बिल्कुल गलत है। बच्चों को आप एकदम से कक्षा से बाहर नहीं निकालोगे। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बाबा डांट कर, ये भी आपका गलत है। उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉक टू दैम एंड फाइंड आउट रीज़न फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज़ अ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो देखिए क्या चीज़ होती है, तो वो होता है आपका प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर्स। क्या होती है आपकी विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। तो देखिए चैलेंज दीज कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस थ्रू डायलॉग। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, खारिज कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए। तो ये तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, संज्ञान व संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो देखिए जो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिल्कुल गलत है। यूनिडायरेक्शनल इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, ये भी आपका गलत है। यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, ये भी आपका गलत है। बाय डायरेक्शनल होते हैं ये, अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। देखिए दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो देखिए कौन से जो कारक हैं वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट्स करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स लर्निंग। तो देखिए विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थियों का सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखिए यहाँ पर आपको चारे ही पॉइंट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल ठीक हैं। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए विच आर एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो देखिए कौन सा है, ड्रिल एंड रिपीटेटिव कॉल आपका नहीं है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट नहीं है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन आपका नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन व संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से इस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। देखिए व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली इंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड द कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवॉर्ड, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटी। तो सच एज अर्न अ स्टार और बज, they are likely to develop materialistic attitude towards learning, enjoy learning for the sake of understanding, persist in doing of activity even without the rewards, set mastery goal for themselves rather than work to please others। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका डेवलप मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से होता है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उनमें सभ्य बनाना होता है। देखिए तो आपका गलत है बिल्कुल।
यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए पूरी तरह परिवेश से निर्धारित होते हैं, ये भी आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंशियल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। देखिए यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। देखिए कौन सा कंसेप्ट जो है वो मिडिल चाइल्डहुड के लिए बिल्कुल सही है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड प्लेस। शारीरिक वृद्धि व विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक व मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए बच्चे जो हैं वो तार्किक व मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, परिवार व पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। देखिए जो फैमिली और नेबरहुड होती हैं आर साइकोलॉजिकल एजेंसीज, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, मिडिल सोशलाइजेशन एजेंसीज या फिर सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फैमिली होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका प्राइमरी एजेंसी। देखिए फैमिली के साथ आपका पास पड़ोस भी आता है तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी एजेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।